हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमबी साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। कल हमारी जो क्लास थी वो पाचन से संबंधित थी, जो कि पूर्ण नहीं हुई थी। आज इसको यहाँ पर पाचन से संबंधित जितना भी कार्य है उसको पूरा किया जाएगा। तो मैं थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करूँगा शुद्धांत्र में पाचन से। तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ शुद्धांत्र में पाचन। तो जैसे ही भोजन आमाशय से शुद्धांत्र में आता है तो शुद्धांत्र में भोजन का जो पाचन होता है वो क्षारीय माध्यम में होता है और आमाशय में आने वाला जो भोजन है वो अम्लीय होता है। तो शुद्धांत्र में सबसे पहले भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाया जाता है, तो वो किसके द्वारा होगा? तो शुद्धांत्र में आमाशय से जैसे ही भोजन आकर मिलता है तो शुद्धांत्र से पहले यकृत और अग्नाशय ग्रंथि उपस्थित होती हैं। तो यकृत से पितरस और अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलते हैं। अब इस पितरस का कार्य क्या है और अग्नाशय रस का कार्य क्या है, तो ये पढ़ा जाएगा। पितरस का कार्य और अग्नाशय रस का कार्य और आंत्र रस का कार्य जब हमारे को ज्ञात हो जाएगा तो वो ही शुद्धांत्र में पाचन कहलाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे किसकी? पितरस की। तो आमाशय से जब भोजन शुद्धांत्र में आता है तो पितरस आकर भोजन में मिलेगा और ये पितरस बनाया किसके द्वारा जाता है? पितरस का जो निर्माण या संश्लेषण होता है वो यकृत के द्वारा किया जाता है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पर पितरस से संबंधित, वो क्वेश्चन इस प्रकार से है। आपसे पूछेगा कि पितरस क्या है और इसके कार्य क्या है। पितरस क्या है, इसका कार्य लिखिए। तो पितरस किसे कहेंगे? यकृत के द्वारा स्रावित पाचक रस को पितरस कहते हैं। यकृत के द्वारा स्रावित पाचक रस को पितरस कहते हैं। अब इस पितरस का कार्य क्या है, यानी पाचन के अंदर ये पितरस किस प्रकार से सहयोग करता है? तो आमाशय से जो भोजन आ रहा है उस भोजन के अंदर जो वसा होती है वो वसा बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है। यह पितरस है उन वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदलने का कार्य करता है, अर्थात वसा का पायसीकरण करता है। एक कार्य इसका यह है कि ये भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। तो पितरस के कार्य हो गए भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाना और दूसरा इसका कार्य हो गया वसा का पायसीकरण करना। तो पितरस के दो कार्य हो गए, भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाना, दूसरा कार्य हो गया वसा का पायसीकरण करना। पायसीकरण का मतलब यह है कि भोजन के अंदर जो वसा होती है वो बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है जिनके ऊपर एंजाइम को क्रियाशील नहीं हो पाते, अर्थात वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में नहीं बदल पाते। तो ये जो पितरस है उस वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलने का कार्य करता है। तो इसको समीकरण रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। वसा, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? पितरस, और ये बदल जाएगी किसमें? पायसीकृत वसा में। और ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है पायसीकरण। अब क्वेश्चन आ जाएगा पायसीकरण किसे कहते हैं? तो वसा की बड़ी गोलिकाओं का छोटी छोटी गोलिकाओं में विभक्त होना क्या कहलाता है? वसा का पायसीकरण कहलाता है। तो क्षुधांत्र में पितरस की पाचन के अंदर भूमिका ये है।
एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, पितरस क्या है, पितरस के कार्य लिखिए। अब सेकंड जो बात पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि भोजन जब आमाशय से शुद्धांत्र में आता है तो शुद्धांत्र में अग्नाशय रस आकर मिलता है, और इस अग्नाशय रस का जो निर्माण है वो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो अब यहाँ पे पढ़ा जाएगा कि पाचन में अग्नाशय रस की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे अग्नाशय रस की पाचन में भूमिका। अब अग्नाशय रस की पाचन में भूमिका क्या है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अग्नाशय रस के अंदर भोजन के पाचन से संबंधित कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं अग्नाशय रस में पाए जाने वाले पाचक एंजाइम। तो एक एंजाइम होता है यहाँ पर ट्रिप्सिन एंजाइम, एक एंजाइम होता है यहाँ पे लाइपेज एंजाइम, एक तीसरा एंजाइम होता है यहाँ पर अग्नाशय एमाइलेज एंजाइम। अब भोजन के पाचन में ये तीनों एंजाइम किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ट्रिप्सिन एंजाइम की। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो क्या काम करता है, प्रोटियोज प्लस पेप्टोन्स को किसमें बदलेगा, एमिनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है। कौन, ट्रिप्सिन एंजाइम। अगर क्वेश्चन यह पूछा जाए कि पाचन में ट्रिप्सिन एंजाइम की भूमिका बताइए, तो इतना ही बताना है कि प्रोटियोज व पेप्टोन्स ये क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटियोज और पेप्टोन्स को अर्थात प्रोटीन को एमिनो अम्लों में बदलने का कार्य करता है। अब दूसरे एंजाइम की बात करेंगे जो कि है लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज जो एंजाइम है वो वसा के ऊपर कार्य करता है। तो सबसे पहले पितरस ने वसा को पायस्यीकृत वसा में कन्वर्ट किया था, तो उस पायस्यीकृत वसा के ऊपर यह लाइपेज एंजाइम क्रिया करेगा। तो यहां लिखा जाएगा पायस्यीकृत वसा। इस पायस्यीकृत वसा को ये जो लाइपेज एंजाइम है ये बदलता है वसीय अम्ल प्लस गिल्सरोल में। यानी लाइपेज एंजाइम का कार्य हो गया पायस्यीकृत वसा को वसीय अम्ल और गिल्सरोल में बदलना। यदि लाइपेज एंजाइम का कार्य पूछे तो यही बताना है आपको कि लाइपेज एंजाइम पायस्यीकृत वसा को वसीय अम्ल और गिल्सरोल में बदलने का कार्य करता है। अब यहाँ पर तीसरे एंजाइम के बारे में पढ़ा जाएगा कि अग्नाशयी एमाइलेज एंजाइम क्या कार्य करता है। तो अग्नाशयी एमाइलेज जो एंजाइम है वो किसके ऊपर काम करेगा, अग्नाशयी रस, मतलब एमाइलेज एंजाइम की एक बात और बता रहा हूं आपको कि अग्नाशयी एमाइलेज जो एंजाइम था ये एमाइलेज एंजाइम किसके द्वारा स्रावित हुआ था, और आपकी जो मुख गुहा थी, मुख गुहा के अंदर पाई जाती है कौन सी, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। वो लार ग्रंथियां लार का स्राव करती है, उस लार के अंदर ये एमाइलेज एंजाइम होता है। और यहाँ पर जो क्षुधांत्र है, क्षुधांत्र में जो अग्नाशय रस आकर मिलता है उसमें भी कौन सा एमाइलेज एंजाइम होता है, जिसको अग्नाशय एमाइलेज एंजाइम बोलते हैं। ये एमाइलेज एंजाइम क्या काम करेगा, जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करेगा। तो ये अग्नाशय एमाइलेज एंजाइम का कार्य हो गया स्टार्च को माल्टोज में बदलना। अब जो क्षुधांत्र होती है, इस क्षुधांत्र की भित्ति के द्वारा आंत्र रस का स्राव भी किया जाता है। वो आंत्र रस भी भोजन के पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब उसके बारे में पढ़ा जाएगा यहाँ पर।
यानी शुद्धांत्र की भित्ति के द्वारा एक रस का स्राव किया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, आंत्र रस बोला जाता है। और इस आंत्र रस के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम कौन कौन से हैं? तो एक एंजाइम होता है माल्टेज, माल्टेज एंजाइम। एक एंजाइम होता है सुक्रेज एंजाइम। एक एंजाइम होता है लैक्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम। और एक एंजाइम होता है आंत्रीय लाइपेज एंजाइम। मतलब आंत्र रस की यदि पाचन में भूमिका पूछे तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमारे को कि आंत्र रस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो आंत्र रस के अंदर एक होता है माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और आंत्रीय लाइपेज। अब ये तीनों एंजाइम भोजन के कौन से घटकों का पाचन करेंगे? तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, माल्टेज एंजाइम की। माल्टेज एंजाइम है वो कार्य करता है किसके ऊपर, माल्टोज के ऊपर। और इस माल्टोज को ये माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में बदलता है। किसमें बदलेगा, ग्लूकोज में। तो माल्टेज का कार्य हो गया माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। अब बात करेंगे किसकी, सुक्रेज एंजाइम की। सुक्रेज एंजाइम है वो सुक्रोज को किसमें बदलता है, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में बदलेगा। मतलब सुक्रेज जो एंजाइम है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बदलता है। अब तीसरा अपना जो एंजाइम है वो है लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज एंजाइम है वो लैक्टोज के ऊपर कार्य करता है। ये लैक्टोज है, ये लैक्टोज है वो दूध में पाया जाता है। इसको ये लैक्टेज एंजाइम है वो किसमें बदलेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदलेगा। यानी लैक्टेज एंजाइम का कार्य हो गया लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलना। अब चौथा अपना जो एंजाइम था वो है आंत्रीय लाइपेज। आंत्रीय लाइपेज है वो उसी पर कार्य करेगा किसके ऊपर, पायसीकृत वसा के ऊपर। कौन, लाइपेज। और इसको किसमें बदलेगा, वसीय अम्ल प्लस गिल्सरोल में बदलेगा। तो आंत्र रस में पाए जाने वाले जितने भी एंजाइम हैं जैसे माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और आंत्रीय लाइपेज, इनमें माल्टेज है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, सुक्रेज है वो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में बदलता है, लैक्टेज एंजाइम है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है, तथा लाइपेज एंजाइम है वो पायसीकृत वसा को वसीय अम्ल और गिल्सरोल में बदलता है। इस प्रकार से शुद्धांत्र के अंदर पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। इसके बाद में इस पाचित भोजन का अवशोषण किया जाएगा कि शुद्धांत्र में पाचन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है। अब शुद्धांत्र के बाद में जितना भी बिना पचा हुआ जो भोजन है वो जाता है कहाँ पर, वृहदांत्र में। वृहदांत्र को बड़ी आंत के नाम से भी जाना जाता है। तो अब पढ़ेंगे क्या, वृहदांत्र में पाचन। वृहदांत्र में पाचन, जैसा कि आपको पता होगा कि वृहदांत्र जो होती है उसमें किसी भी प्रकार की पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती है। तो पाचक ग्रंथि के अभाव में वहां पर कोई भी एंजाइम उत्पन्न नहीं होता है और एंजाइमों के अभाव में वहां पर पाचन की क्रिया नहीं होगी। तो फिर वृहदांत्र में कौन सा कार्य होता है, तो चूंकि वृहदांत्र के अंदर वो भोजन गया है जो कि बिना पचा था, तो बिना पचे हुए भोजन के अंदर जल तो उपस्थित होता ही है।
तो बृहदांत्र में पाए जाने वाले जो दीर्घरोम होते हैं वो बिना पचे हुए भोजन से अर्थात अपचित भोजन से जल का अवशोषण कर लेते हैं। तो बृहदांत्र में एक ही कार्य होता है, बिना पचे भोजन से जल का अवशोषण। बिना पचे भोजन से जल का अवशोषण कहाँ होता है? बृहदांत्र में। बृहदांत्र के बाद में जितना भी बिना बचा हुआ भोजन होता है उसको भेजा जाता है मलाशय में, और मलाशय के द्वारा गुदा द्वार से होकर उस मल का बाहर त्याग कर दिया जाता है। अब जितना भी भोजन पचा है जो कि ग्लूकोज में बदला है, वसी अम्ल में बदला है, गिल्सरोल में बदला है, इसके अलावा क्या नाम है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, बहुत से पदार्थ बने हैं यहाँ पर। तो जितने भी पचा हुआ जो भोजन है किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में, वसीय अम्ल के रूप में, गिल्सरोल के रूप में, एमिनो अम्ल के रूप में, उनका अवशोषण कहाँ पर होगा? तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा क्या? पाचित भोजन का अवशोषण। तो यहाँ पर पॉइंट लिखा जाएगा पाचित भोजन का अवशोषण। तो पाचित भोजन का जो सर्वाधिक अवशोषण होता है वो किया जाता है कहाँ पर? क्षुधांत्र में। पाचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण का जो कार्य होता है वो क्षुधांत्र में होता है। अब क्षुधांत्र में पाचित भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण क्यों होता है? क्योंकि क्षुधांत्र का जो सबसे आंतरिक स्तर होता है, क्षुधांत्र का सबसे आंतरिक स्तर, इस आंतरिक स्तर के अंदर पाए जाते हैं अंगुली के समान प्रवर्ध जिनको दीर्घरोम कहा जाता है। अर्थात क्षुधांत्र के आंतरिक स्तर में पाए जाने वाले अंगुली के समान प्रवर्धों को दीर्घरोम कहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। क्षुधांत्र के आंतरिक स्तर पर पाए जाने वाले असंख्य अंगुली के समान प्रवर्धों को दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम किसे कहेंगे? क्षुधांत्र के आंतरिक स्तर पर पाए जाने वाले असंख्य अंगुली के समान प्रवर्धों को दीर्घरोम कहते हैं। इन दीर्घरोमों को माइक्रोविलाई के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दीर्घरोमों के अंदर होती हैं क्या? रुधिर वाहिकाएं, जिनके अंदर रुधिर भरा होता है। मतलब इन दीर्घरोमों में क्या पाई जाती हैं? रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं जिनके अंदर रुधिर भरा होता है। तो जितना भी जो पाचित भोजन है तो इन रुधिर वाहिकाओं के द्वारा क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है और शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है कि क्षुधांत्र में सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया होती है, क्यों? क्योंकि क्षुधांत्र की जो आंतरिक स्तर होता है उस पर पाए जाते हैं क्या? दीर्घरोम। इन दीर्घरोमों के कारण क्षुधांत्र में अवशोषण की सतह का जो क्षेत्रफल होता है बढ़ जाता है, जिसके कारण वहां पर सर्वाधिक पाचित भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। अब भोजन के अंदर जो जल था वो जल कहाँ जाता है? बिना पचे हुए भोजन के माध्यम से बृहदांत्र में जाएगा और बृहदांत्र